सिवाय इस भय के, सिवाय इस डर के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे, परंतु यह भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण नलीफाई, निष्प्रभ हो जाता है। अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, वह आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूँगा कि आज जो असंगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। एक तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारे छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिलकर के आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी को इंडोर्स करें, मान्य करें। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती है तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेंगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेंगी। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवारों के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं वह यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेंगी और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उनका इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेंगी। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा और आज की तरह उच्छृंखलता, आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। इस सिलसिले में एक बात और स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई हैं या बन रही हैं उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वह पुलिस के हों या अन्य किसी प्रकार के, जो घूसखोरी चलती है उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की हैं उनका भी विरोध ये समितियां करेंगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेंगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, जैसे हरिजनों के खिलाफ होते हैं। मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों को भी रोकेंगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां स्थायी रूप से कायम रहेंगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। इस संदर्भ में विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने मेरे सामने एक प्रश्न रखा है कि यदि छात्र और जनसंघर्ष समितियां उम्मीदवार खड़ा या मान्य करेंगी और जिन विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है उनको यदि वे समितियां अपनी मान्यता न दें फिर उनका क्या होगा। तो मित्रों, उत्तर तो स्पष्ट है, वह यह है कि जिन लोगों ने इस आंदोलन की, इस संघर्ष की पुकार पर इस्तीफा दिया है उन लोगों को तो मैं स्वयं मान्य करूंगा और निसंदेह संघर्ष समितियां भी उनको अपनी मान्यता जरूर देंगी। इसलिए इस विषय में इस्तीफा देने वाले विधायकों को कोई संशय नहीं रहना चाहिए। इस विषय में इस्तीफा देने वाले विधायकों को कोई संशय नहीं रहना चाहिए। एक मित्र कल मिले थे, नाम नहीं लूँगा, जो दोनों में इंदिरा जी और मुझ में बीच बचाव करना चाहते हैं। हमने समझाया लोगों को कि बाबा, उम्र में हमारी और इंदिरा जी के बहुत फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं और हमारी पत्नी स्वर्गीय प्रभावती, हम दोनों उनको बेटी की तरह मानते थे क्योंकि जवाहरलाल जी की वह बेटी हैं।
छोटेपन से देखा है, उन्हें हम जानते हैं, स्नेह है उनके लिए हमारे हृदय में। हमारा उनसे झगड़ा क्या है व्यक्तिगत, लेकिन जब उन्होंने भुवनेश्वर में वह भाषण दिया तो उसमें मैं बस इतना ही कहूँगा, कोई राजनीतिक मतभेद की बात नहीं कही उन्होंने। यद्यपि राजनीतिक मतभेद अनेक हैं, जो मदद मांगी हमसे उन्होंने, मतभेदों के बावजूद वह मदद दी है हमने उनको, वह भी जानती हैं। 15 फरवरी को उनसे मेरी बात हुई, जब मैं अहमदाबाद से दिल्ली लौटा था। उन्होंने मदद मांगी थी कि पार्टियों का सहयोग दिलाने में हमें आप मदद दीजिए। बीमार पड़ा था मैं, बीमारी से थोड़ा सा अच्छा हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया, इस ख्याल से कि जनसंघ घोर विरोधी है कांग्रेस का, तो पहले इनके साथ मिलें। मैं आपसे कहूं कि अटल जी की जो प्रतिक्रिया हुई वह सुनकर इतनी प्रसन्नता मुझे हुई। अटल जी ने कहा, जयप्रकाश जी, पार्टी एक चीज़ है, देश दूसरी चीज़ है। देश की स्थिति बहुत ही नाजुक है और आप मार्गदर्शन करें, आप हमें रास्ता दिखाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इंदिरा जी की सरकार को हर संभव सहयोग देने को तैयार हूं, हमारा संघ देने को तैयार है। मैंने इंदिरा जी को चिट्ठी लिखकर भेज दी। उसके बाद फिर रिलैप्स हो गया, फिर बीमार पड़ा, फिर अच्छा हुआ तो सोशलिस्टों को बुलाया, सुरेंद्र मोहन जी को। बावजूद इसके कि उनके साथ हमारे इतने राजनीतिक मतभेद हैं, मैंने यह सब उनके लिए किया। लेकिन भुवनेश्वर में उन्होंने कहा, जो आदमी अमीर लोगों से रुपया लेता हो उसको करप्शन के खिलाफ कहने का क्या अधिकार है। मेरा नाम नहीं लिया। फिर दिल्ली में जाकर बिहार के एमपीज़ को सांसद के सामने कहा, जो बड़े लोगों के पॉश गेस्ट हाउस में रहता हो, यानी बहुत अमीरीपन का जो गेस्ट हाउस हो वहाँ रहता हो जो आदमी, और जो उनके पैसों से सफ़र करता है, उसको क्या अख्तियार है बोलने का। मैं तो महात्मा गांधी जी के चरणों की धूल के बराबर नहीं हूँ। उनको भूल गई वह? बम्बई दिल्ली आते थे तो महात्मा गांधी जी बापू तो कहाँ रहते थे, कभी भंगी कॉलोनी में, कभी बिड़ला पार्क हाउस में रहते थे। कभी किसी ने गांधी जी को कहा कि बिड़ला के रुपए पर बिक गए हैं, करप्ट हो गए हैं। उसके बाद हमने एक ही बार जवाब दिया है, बस और फिर नहीं, दोहराना नहीं है। वह दोहराती रही हैं। राजनीतिक मतभेद के बावजूद हमारे मित्र करीब करीब सब पार्टी में हैं, इस कांग्रेस पार्टी में भी, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई में भी। जिसने इतनी गाली दी, हमारे नज़दीकी जितने किशोरी भाई हैं उतना हमारा छोटा भाई भी नहीं होगा। किशोरी प्रसन्न सिन्हा जी की बात कह रहा हूँ। आज भी जब हमारी पार्टी में थे तो हम थे ही निकटतम, लेकिन आज भी उनसे हमारा जो स्नेह है वह किसी भाई के स्नेह से कम नहीं है। अब यह कहते हैं हमारे मित्र, नाम नहीं लूँगा, कांग्रेस एमपी जो मेल मिलाप की बात करते हैं कि जयप्रकाश जी दीक्षित जी से मिलना चाहते हैं। मैंने कहा, ज़रूर मिलूँगा, मैं नहीं जा सकता, वह जब आएँ मिलूँगा, बात करूँगा। फिर कहा उन्होंने, जब तक बात आपकी ना हो जाए 2 महीने के लिए आंदोलन स्थगित कर दीजिए आंदोलन को। सुनकर मैं स्तंभित हो गया। यह पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, संसद का सदस्य ऐसी बात करता है, मुझे ऐसा मूर्ख समझता है। इस आंदोलन को समझा ही नहीं है, क्यों यह शुरू हुआ, कैसे यह आंदोलन शुरू हुआ। यह क्या जयप्रकाश नारायण की जेब का आंदोलन है कि जब चाहे इसको निकाल कर झंडा सामने दिखा दें, आंदोलन हो रहा है, जब चाहे झंडा लपेट लें। सिर्फ उमाशंकर दीक्षित जी से मेरी बात होगी, इसके लिए 2 महीने आंदोलन स्थगित कर दूं? कैसी नासमझी की बात है। मैं तो सुन के हैरान हो गया। इस बातचीत से क्या निकलेगा यह तो भगवान जाने, लेकिन बातचीत हुई नहीं, बातचीत करने वाले हैं। अरे बाबा, बातचीत तो उस दिन करनी चाहिए थी जिस दिन मैंने घोषणा की कि यहाँ अपने बयान के जरिए कि अब करप्शन का मामला मुझसे व्यक्तिगत रूप से मेरे सहन के बाहर है। इसलिए मैं स्वयं करप्शन की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया हूँ। इसलिए मैं स्वयं करप्शन की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर आया हूँ।
मैं समझता था कि इस पर इंदिरा जी का तार मुझे मिलेगा या चिट्ठी मिलेगी कि आपके जैसा व्यक्ति अब करप्शन के खिलाफ लड़ने को तैयार है, तो मेरा पूरा सहयोग है। बजाय उस पूरे सहयोग के उन्होंने गाली दी है मुझे। तुम तो रुपया लेते हो अमीरों से, तुम करप्शन मिटाने की बात क्यों करते हो? मेरा नाम नहीं लिया, यह ठीक बात है, लेकिन प्रेस वालों ने लिखा कि इन एन ऑब्वियस रेफरेंस टू जयप्रकाश नारायण। पीटीआई के डिस्पैच में लिखा इन एन ऑब्वियस रेफरेंस टू जयप्रकाश नारायण। स्पष्ट है कि इशारा जयप्रकाश नारायण की तरफ था। तो मित्रों, यह आंदोलन किसी के रोकने से, जयप्रकाश नारायण के रोकने से नहीं रुकने वाला है। यह आंदोलन क्यों हुआ है? छात्रों में जो खलबली है, उनकी जो छात्रों की हैसियत से समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा है, शिक्षा के बाद, डिग्री के बाद जो अंधकार उनके सामने खड़ा है, जिस प्रकार कॉलेजों में इम्तहान होते हैं, सारा कुछ होता है, इस दोषपूर्ण शिक्षा के चलते उसके अलावा छात्रों की भी, आप लोगों की भी समस्याएं हैं। महंगाई की चक्की में आप पिस रहे हैं, दिन रात महंगाई बढ़ती जाती है। यह भ्रष्टाचार है, रिश्वत देना ही पड़ता है, रिश्वतखोरी है, बेकारी बढ़ती चली जा रही है। अन्य लोगों को भी, पढ़े लिखे लोगों को भी अगर यह सब बातें न होती, यह सब परेशानियां न होती, तो हजार जयप्रकाश नारायण भी चाहते तो यह आंदोलन खड़ा होता क्या? हजार छात्र संघर्ष समिति चाहती तो आंदोलन खड़ा होता क्या? जमाने की पुकार है यह, जमाने की पुकार है यह। इस ललकार पर इकट्ठे हो गए हैं इतने लोग। जैसे राममूर्ति भाई ने कहा, कोने कोने में यह फैल गया है। यह पटने वाले, शासन वाले समझते हैं कि ये थोड़े से लोग हैं। एक चीज़ है कि दिल में सबके आग लगी हुई है, एक चीज़ है कि दिल में सबके आग लगी हुई है। न जाने बिहार के कितने बच्चे बिलखते बिलखते रात को सो जाते हैं क्योंकि उनके पेट में एक दाना नहीं। कितने लोगों को मैं देखता हूँ कि दिन पर दिन शरीर कमज़ोर होता जाता है, शरीर कृश होता जाता है। हमारे गांव का एक नाई है, यहीं बैठता है, बेचारा आया था तो उसको देखकर हैरान हो गया। भाई क्यों दुबले हो रहे हो रामसुभग ठाकुर? सरकार खाने को नहीं मिलता है। आश्चर्य होता है कैसे लोग गुजारा करते हैं इस महंगाई में, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। हमें हिसाब रखना पड़ रहा है। प्रभावती चली गई, हिसाब रखना पड़ता है। मैं हैरान हो जाता हूँ, एक दिन के खाने में इतना खर्च हो जाता है। मित्र आते ही रहते हैं, उनको चाय पिलाना, चाय के साथ नाश्ता देना, उसका कितना खर्च हो जाता है। अगर मित्रों की मदद न होती, मैग्सेसे अवार्ड का जो सूद आता है 450 रुपया महीना, वह न होता। 2-3 मित्र हैं, कोई बहुत बड़े उद्योगपति नहीं हैं, कोई बहुत बड़े करोड़पति नहीं हैं। अगर इनकी मदद न होती तो पता नहीं मुझे भी फाका करना पड़ता, मुझे भी भूखा रहना पड़ता। महिला चरखा समिति में रहता हूँ। खैर, अपने बारे में मैं क्या कहूँ। तो मैं उन मित्रों से यह कह देना चाहता हूँ कि यह आंदोलन तो रुकने वाला नहीं है। मैं उन मित्रों से कह देना चाहता हूँ कि यह आंदोलन तो रुकने वाला नहीं है। बात मैं करूँगा, लेकिन यह रुकने वाला नहीं है। यह आंदोलन तो अपनी गति से जाएगा, यह आंदोलन तो अब अपनी गति से जाएगा। एक बात मैं और कहूँगा, यह भी एक टिप्पणी है। प्रोग्राम कार्यक्रम तो बाद में दूंगा, समय लग रहा है। इतना कष्ट करके, इतनी धूप में आप लोग आए हैं। यहाँ तो ज़रा वातावरण अच्छा है, इस समय तो आराम से बैठ के बात सुन लीजिए, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ जिस तरह से इनका व्यवहार हुआ है आज असफल बनाने के लिए इस सारे आयोजन को, उस पर से लगता है कि कितने पागल हो गए हैं ये लोग। मुझे भी गिरफ्तार करके ले जा सकते हैं, हाउस अरेस्ट में रख सकते हैं। राजनारायण जी को यहाँ से निकाल दिया, जॉर्ज फर्नांडिस को निकाल दिया। मैं तो बिहार का हूँ, मुझे कहाँ निकाल देंगे? कुछ न कुछ करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। क्योंकि आदमी जब पागल हो जाता है, समझता है कि बस यही एक आदमी है जो आग लगा रहा है। आग तो लगी हुई है, तुमको नज़र नहीं आ रही है। घर में तुम्हारे आग लगी है। हुकूमत करते हो, कुर्सियों पर बैठते हो, तुम्हारी कुर्सियों के नीचे आग सुलग रही है, तुम्हारी कुर्सियों के नीचे आग सुलग रही है। इंदिरा जी, दीक्षित जी,
इन लोगों से लेकर के गफूर साहब, दूसरे कांग्रेस के नेता, इन सब को एक रट लगी हुई है कि यह आंदोलन जो है, कांग्रेस विरोधी पार्टियों ने इस आंदोलन को खड़ा किया है, यह इन पार्टियों का षड्यंत्र है। इसका राजनीतिक उद्देश्य है ये पार्टियां कांग्रेस को बदनाम करके, निकाल करके इलेक्शन जितनी जल्द हों, जीतना चाहती हैं, नए चुनाव हो, यह चाहती हैं। अब आपने देख लिया, सब पार्टियों का भंडाफोड़ हो गया, सब पार्टियों का भंडाफोड़ हो गया। जब इन लोगों ने, कुछ छात्र नेताओं ने कहा था पिछली मीटिंग में पार्टियों के बारे में, तो मैंने इनको कहा था, भाई तुम लोग बहुत ज़्यादा बोल गए। जो पार्टियां तुम्हारी मदद कर रही हैं उनको, और जिस पार्टी से तुम्हारी लड़ाई है यानी कांग्रेस से, सबको एक तराजू पर तुमने रख दिया है। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि ये लड़के बहुत गलत नहीं कह रहे थे। इन पार्टियों के समर्थन का क्या मतलब है? जब बलिदान का मौका आया, जब असेंबली के विघटन का मौका आया, जब इन एमएलएज, इन विधायकों के इस्तीफे का मौका आया, तो कौन इस्तीफा देने को तैयार है? मैं समझता हूं कि जनसंघ में से अधिक लोग इस्तीफा देंगे। सोशलिस्ट पार्टी के थोड़े, आधे से भी कम ही लोग तैयार मालूम पड़ते हैं। संसोपा का भी ऐसा ही हाल मालूम पड़ता है। कांग्रेस ओ का तो अभी तक एक भी नहीं आया है। तारकेश्वरी सिन्हा जी हमें बता रही हैं क्या होगा भंग करने के बाद, पढ़ना चाहिए क्या होगा। इसका जवाब मैंने एक लेख में लिखा है जो अंग्रेजी के अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, एवरी मैन्स में छपा है। यह आगे मैं कहने वाला हूँ। यहाँ मैं इस संदर्भ में इतना ही कह देना चाहता हूँ कि यह सवाल मैंने ही उठाया और गुजरात के लड़कों से कहा कि डिसोल्यूशन की रट लगाते हो। जयप्रकाश जी का ये भाषण लंबा है, इसलिए इसे अब यहीं विराम देता हूँ। पर आप सबों से अनुरोध भी करता हूँ कि इस भाषण के जितने भी हिस्से आगे आएँ, 4, 5, 6, 7, उसे सब के सब सुने, क्योंकि उनका यह भाषण भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। हमारे देश के लोगों के लिए यह एक लाइफ चेंजिंग भाषण था, और यह हर सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट, एक लाइफ चेंजिंग भाषण साबित हो सकता है। इस भाषण से बहुत कुछ भारत के लिए और जीवन के लिए सीखने समझने की बातें हैं, इसलिए इसे ज़रूर सुने। भाई पुरुषोत्तम का आप सबको स्नेहवंदन और हृदय से आलिंगन।